बच्चियों के नाम के आगे जो पता वो गुजरात का लिखा गया, लेकिन बच्चियां बैरागढ़ की निकली। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ ये इशारा करता है। तो सुबह से परिजनों को बच्चों को क्यों नहीं सौंपा गया कि जो कि रात को 9 बजे रात के अंधेरे में बच्चों को इस तरीके से चोरी छुपे सौंपा गया। अभी तक तो हमको कोई भी किसी ने ऑफिशियल रूप से एक भी जानकारी नहीं दी है कि वो 26 बच्चियां भी जो मिली हैं वो मिली भी हैं कि नहीं मिली हैं और कहाँ हैं। बालिकाओं के 164 के बयान क्यों नहीं कराए गए? क्यों नहीं उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया? ये तो अपने आप में ही सवाल है। अवैध बाल गृह के मामले में भले ही पुलिस और सीडब्ल्यूसी दावा कर रहे हों कि मामला सुलझता जा रहा है, लेकिन इसके बाद कई और सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल इस पूरे मामले को उलझाते जा रहे हैं। और ये साफ हो रहा है कि कुछ रहस्य बाकी हैं जिन पर पर्दा उठना बाकी है और जानबूझकर इन रहस्यों को और उलझाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य निवेदिता शर्मा। निवेदिता जी, आप उस दिन पहुंची थी, गुरुवार को आपने कार्रवाई की थी, पूरे मामले का खुलासा हुआ था, लेकिन कल चुपचाप रात के अंधेरे में 41 बच्चियों को घर के लिए रवाना कर दिया गया। देखिए, परिजन सुबह से आके खड़े हुए थे, तो परिजनों को सुबह क्यों नहीं सौंपा गया? जब इनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई थी, बाल कल्याण समिति की कार्रवाई पूरी हो गई थी, तो सुबह से परिजनों को बच्चों को क्यों नहीं सौंपा गया कि जो कि रात को 9 बजे रात के अंधेरे में बच्चों को इस तरीके से चोरी छुपे सौंपा गया है। दूसरी बात, जब भी कभी ऐसा सेंसिटिव मामला होता है, वैसे तो हर किसी मामले में बच्चों की एसआईआर और एचएसआर कराने का जिम्मा होता है, परंतु कई बार मामला जल्दी से सुलझाने के लिए और सही दस्तावेज होने पर जब ऐसा मामला आए तो बाल कल्याण समिति द्वारा एसआईआर और एचएसआर किए बगैर बच्चों को नहीं छोड़ा जाता है। अन्य जिलों की बाल कल्याण समिति को सूचित किए बिना और वहाँ पर स्थानांतरित किए बिना बच्चों को नहीं छोड़ा जाता है। तो फिर ऐसे केसेस में अन्य जिलों के बच्चों को क्यों छोड़ दिया गया? आज केवल ये बात आ रही है कि छिंदवाड़ा के बच्चों को हम बाल कल्याण समिति को सौंपेंगे, तो रायसेन के बच्चों को छोड़ने से पहले रायसेन की बाल कल्याण समिति से क्यों नहीं पूछा गया कि उनको इस तरीके की जानकारी थी क्या? बच्चे वहाँ रहते थे क्या? नहीं, ये परिजन वही थे क्या? क्यों? क्योंकि अब तो ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि वो परिजन जिनके पास कल तक बच्चों को पालने के लिए पैसे नहीं थे और जिन्होंने उन बच्चों को एक ऐसे अवैध संचालित बाल गृह में रख दिया गया था जिसकी कोई ना मान्यता थी ना कोई पहचान थी, और आज जब उनको ऐसी संस्थाओं में रखा गया जो कि बाकायदा रजिस्टर्ड है, शासन से मान्यता प्राप्त है, शासन की देखरेख में संचालित है, वहाँ रखने पर पेरेंट्स को, बच्चों को वहाँ रखने पर आपत्ति हो रही है। आप लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि मामले का खुलासा आप लोगों ने किया था। दावा भी किया गया था कि 27 बच्चों को बरामद कर लिया गया, 41 को उनके घर वालों को सौंप दिया गया, मामले का पटाक्षेप कर दिया गया, जबकि इसमें राज क्या था, बच्चियों को क्यों रखा गया, ये खुलासा नहीं हो पाया। देखिए, अभी तक तो हमको कोई भी किसी ने ऑफिशियल रूप से एक भी जानकारी नहीं दी है कि वो 26 बच्चियां भी जो मिली हैं वो मिली भी हैं कि नहीं मिली हैं और कहाँ हैं, और अगर मिली थी तो सबसे पहले उनको बाल कल्याण समिति के समक्ष क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया? बाल कल्याण समिति ने इन 41 बच्चियों को छोड़ने के पहले उन 26 बच्चियों से बातचीत करना उचित क्यों नहीं समझा कि जब इतनी अच्छी व्यवस्था थी, सब कुछ अच्छा था, तो वो 26 बच्चियां क्यों वहाँ से चली गई? और वहाँ से चली तो गई, पर वो आई कैसे थी? मैं कल के दिन जब संस्थाओं में गई थी बच्चियों से बातचीत करने, तो जो अन्य जिलों की बच्चियां हैं वहाँ तो, और दूसरी जो संस्थाएं हैं वो एक तरीके से बच्चों की रैकी कर रही थी, उनके परिवारों की रैकी कर रही थी। तो वो कौन सी संस्था है, वो कौन से फादर हैं, वो कौन से लोग हैं जो इन बच्चों को वहाँ से यहाँ पर लेके आए? क्या छिंदवाड़ा में बाल गृह नहीं है? क्या छिंदवाड़ा में मिशनरीज का कोई संस्थान नहीं है क्या? एक बात और मैम आई है कि बच्चियों के नाम के आगे जो पता वो गुजरात का लिखा गया, लेकिन बच्चियां बैरागढ़ की निकली। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ ये इशारा करता है। देखिए, जब हम लोग गए थे तो हमने दस्तावेजों में देखा था तो वहाँ पर गुजरात लिखा हुआ था, और हम लोगों ने पूछा भी ये बच्चियाँ गुजरात की हैं, तो संस्थान का कहना था कि वो बैरागढ़ की हैं। अब बैरागढ़ की है तो दस्तावेज पर बैरागढ़ क्यों नहीं लिखा गया? गुजरात किसके लिए मिसगाइड करने के लिए क्या लिखा गया? जिससे कि भविष्य में कभी किसी का पेरेंट्स अगर उसको अप्रोच करे तो ये कह के कि नहीं आप भोपाल के हैं और बच्ची तो गुजरात की, आपको नहीं दी जा सकती। और जिस तरीके से आपका, मैंने कल वो देखा वीडियो, एक गाड़ी, जिन लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, वो एक 4 व्हीलर करके लाते हैं बच्चों को ले जाने के लिए, स्कॉर्पियो, और उस पर भी उस गाड़ी का नंबर जस्टिफाई ना होना, कहीं रजिस्टर्ड ना होना,
तो ये क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ओर इंगित नहीं करता? अगर उस पर भाजपा के जिला मंत्री लिखा हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि वो भाजपा के जिला मंत्री की गाड़ी है कि नहीं है। कल जब बच्चियों को सौंपा जा रहा था, CWC की टीम थी वहाँ पर, और एक बहुत ही जो कर्मचारी है एडॉक में है वो वहाँ पर मौजूद था। ना पुलिस मौजूद थी, ना आयोग के सदस्यों को भी सूचना दी गई थी। ये भी सवाल खड़े करता है। जब 200 लोग वहाँ मौजूद हैं इतनी भारी मात्रा में, तो वहाँ पर पुलिस बल की तो आवश्यकता होती है। और दूसरी बात, मैंने आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पेपर में भी पढ़ा, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष जागृति किरार का ये स्टेटमेंट है कि बालिकाओं के 161 के बयान हो गए। जागृति किरार खुद LLM है, क्या उनको नहीं पता कि 161 के बयान की क्या वैल्यू होती है? बालिकाओं के 164 के बयान क्यों नहीं कराए गए? क्यों नहीं उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया? ये तो अपने आप में ही सवाल है ना। क्या उनको छोड़ने से पहले उनके 164 के बयान नहीं कराने थे? आज तक किसी भी व्यक्ति ने ये क्यों नहीं कहा कि हाँ, इसमें अन्य संस्थाओं का भी हाथ है? बच्चियां यहाँ आई कैसे? किसी ने उनसे चर्चा नहीं की कि वो यहाँ आई कैसे? हमने तो चर्चा की है। किस तरीके से उनको लोगों ने अप्रोच किया है, उनके नाम के क्यों खुलासे नहीं हो रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़े सवाल पैदा कर रहे हैं। और दूसरी बात, वो व्यक्ति जिसको कलेक्टर के द्वारा नोटिस दिया गया है, सुनील सोलंकी DPO, उसको आपने जांच दल में शामिल कर रखा है। वो वहां पर मौजूद था कल बच्चियों को छोड़ते समय। तो ऐसे आरोपी को आप जांच दल में शामिल करेंगे, उसके परिश्रय में बच्चियों को छुड़वाएंगे, जिसके लगातार कांटेक्ट बने हुए हैं। संजीवनी जो रेलवे चाइल्डलाइन चल रही है, DPO के अधीन रहती है, सब कुछ उसको मालूम है। और आज आप एक अवैध बाल गृह पे कर रहे हैं। आज ही सारी मीडिया ने छापा है कि भोपाल में चांदबड़ में संचालित होने वाला बाल गृह, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? वो तो सबके सामने है। इतना अनुदान दिया जा रहा है, SOS JJ एक्ट के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, उसको क्यों दिया जा रहा है? तो ऐसे कई सवाल हैं कि ये तो एक छुपा हुआ था जो सामने है, सामने वैध रूप से संचालित हो रहा है, जिसको सरकार की ओर से ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपना परिश्रय देके उनको लाखों का अनुदान दे रहे हैं, उन पे भी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आयोग इसके क्या शिकायत करेगा, क्या मांग करेगा आयोग? क्योंकि एक बड़ा मामला है जो पूरा उलझा दिया गया है, सच सामने नहीं आने दिया गया। देखिए, आयोग का काम तो अनुशंसा करना है और शिकायत करवाना है। FIR करवा दी थी, काम था शासन का, प्रशासन का। पर हाँ, फिर भी आयोग यह कोशिश करेगा कि वो बच्चियों का जो पढ़ने का सपना है, जो हमने उनसे पूछा है, उसको पूरा किया जाए। वो कभी किसी ऐसे प्रलोभन के कारण दोबारा ऐसे लोगों के चंगुल में न फंसे, इसके लिए हर संभव प्रयास करेगा। और अगर हो सके तो शासन इसकी गारंटी दे कि आगे जाके ये सारी बच्चियां पढ़ लिख के एक अच्छा नागरिक बनेंगी और इनका जो मूल धर्म है वो सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल, धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से सरकार लगातार एक अभियान चला रही है और जिस तरह से बाल अधिकार आयोग की टीम भी मौके पर पहुंचती है और एक इतना बड़ा खुलासा करती है, लेकिन जो तमाम चीज़ें हैं उन पे जिस तरह से रात के अंधेरे में पानी फेर दिया जाता है, कोई जानकारी नहीं दी जाती है और चुपचाप तरीके से बरामद बच्चियों को रवाना कर दिया जाता है बिना पुलिस बल, बिना अधिकारियों के, बिना आयोग की टीम के। तो ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी वो कौन रसूखदार हैं जो इस पूरे मामले पर पर्दा डालना चाह रहे हैं, उन रहस्यों को रहस्य बना देना चाह रहे हैं। फिलहाल पुलिस का दावा है कि अब पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है, लेकिन ये तमाम चीज़ें साफ कर रही हैं कि पूछताछ या जांच किस तरह की हो रही है और किस तरह के आगे खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल लगता है कि जिस तरह से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, एक बार फिर बंद फाइल में ये मामला उलझ जाएगा। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेना।